तालिबान को महिलाओं से क्या दिक्कत है? इस्लाम के नाम पर अधिकार क्यों छीना जा रहा है? सोचिए, एक सुबह आप सोकर उठे और आपसे ये कहा जाए कि आप सड़क पर चल नहीं सकते या आपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप काले रंग के कपड़े नहीं पहन सकते हैं। आज के समय में क्या करना है से ज़्यादा क्या नहीं करना है कि लिस्ट लंबी हो गई है। हाल के वर्षों में दुनिया में एक नई प्रजाति का उभार हुआ है, आपत्ति प्रधान प्रजाति। इस किस्म के लोगों को रंग से आपत्ति है, भाषा से आपत्ति है, कपड़ों से आपत्ति है, खाने से आपत्ति है और कभी कभार तो आपत्ति से भी आपत्ति हो जाती है। उनकी नज़र में उनकी पसंद सबसे बड़ा सत्य है। जैसे फ्रांस के राजा ने कहा था, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स आर लॉ, यानी मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही शासन है। वो दौर राजशाही का था। राजा खुद को दैवीय अवतार मानते थे। अब वक्त बदल चुका है। ये काल लोकतंत्र है। अभिव्यक्ति की आज़ादी और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। मगर आपत्तियों का झंडा उठाने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं बदला है। वे अभी भी आदिम काल में ठहर के जीने के लिए अभिशप्त हो चुके हैं। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण तालिबान है। अफगानिस्तान में सरकार चलाने वाला तालिबान, जिसने बराबरी का रास्ता अपनाने का वादा किया था, वो अपने वादों को काबुल नदी की तह में दबाकर जा चुका है। तालिबान का दूसरा कार्यकाल अगस्त 2021 में शुरू हुआ था। उसके बाद उसने धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव की झड़ी लगा दी। 20 दिसंबर को तालिबान सरकार ने यूनिवर्सिटीज में लड़कियों की पढ़ाई पर बैन लगा दिया। कुतर्क ये दिया गया कि यूनिवर्सिटीज का सिलेबस और माहौल लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। जब हमें ठीक लगेगा तब हम बैन हटा लेंगे। दिलचस्प ये है कि लड़कियों की पढ़ाई पर फैसले लेने वाले लोगों में एक भी महिला नहीं समझती है। तो आइए समझते हैं वाकया क्या हुआ है। तालिबान ने लड़कियों की पढ़ाई पर बैन क्यों लगाया? तालिबान को बैन लगाकर क्या सुख मिलता है और कट्टर सरकार को आज़ाद ख्यालों से दिक्कत क्यों होती है? जब आप इंटरनेट पर तालिबान के शासन में महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको कुछ अजीबो गरीब नियमों के बारे में पढ़ने में मिलेगा। ये लिस्ट बहुत लंबी है। हम कुछ बातों के बारे में बता देते हैं। मसलन, औरतों को बुर्के के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। औरतों को ऊंची एड़ी वाली जूते पहनने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि कोई मर्द उनके पैरों की आहट सुनकर उत्तेजित हो जाए। औरतों को पब्लिक में तेज बोलना मना है, क्योंकि ऐसा करने पर कोई अजनबी उनकी आवाज़ सुन सकता है। औरतें पब्लिक पार्क या जिम में नहीं जा सकती। औरतें दफ्तरों में काम नहीं कर सकती। उन्हें आधी सैलरी लेकर घर में बैठना चाहिए। अगर आप बराबरी में यकीन रखते होंगे तो ये सब सुनने में अजीब लग सकता है। ये भी लग सकता है कि ये किसी दूसरे ग्रह की बात है, मगर ये असलियत है। ना सिर्फ आज के समय अफगानिस्तान की, बल्कि ये उन लोगों की भी चाह है जो समाज को सैकड़ों बरस पीछे ले जाना चाहते हैं। बड़े बड़े लेखकों ने कहा कि युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान महिलाओं को झेलना पड़ता है। उसकी टीस अक्सर छिपी रह जाती है। उनकी कहानियों को बहुत कम आवाज हासिल होती है। इसका एक पहलू ये भी है कि कट्टर सांप्रदायिक और पुरानपंथी सरकार ने शासन में रहना भी अपने आप में संघर्ष ही है। इसलिए जब तालिबान अफगानिस्तान में लौटा तब पूरी दुनिया में आशंका जताई गई। कहा गया कि अब अफगानिस्तान में महिलाओं का जीवन नर्क में बदल जाएगा। उसके बुनियादी अधिकार छीन लिए जाएंगे। उसके जीवन पर उसकी ही मर्जी नहीं चलेगी। 2001 में तालिबान के हटने के बाद जो कुछ थोड़ा अच्छा बदलाव हुआ था वो मिट जाएंगे। अगस्त 2021 में ये सारी आशंकाएं अफगानिस्तान में मची भगदड़ का हिस्सा थे। 7 अगस्त 2021 को तालिबान ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों ने तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद से हर मुद्दे पर सवाल पूछे। जैसा कि परंपरा रहा है, सत्ता की झलक इंसान को विनम्र बनाती है और सत्ता की चाबी निरंकुश। तालिबान काबुल की गद्दी पर पूरी तरह काबिज नहीं हुआ था। इसीलिए उस रोज जबीउल्लाह मुजाहिद के जवाब संयम से भरे हुए थे। महिलाओं के मुद्दे पर जबीउल्लाह ने कहा, हम महिलाओं को अपनी व्यवस्था के भीतर काम करने और पढ़ने की अनुमति देने जा रहे हैं। महिलाएं हमारे समाज और हमारे ढांचे के भीतर अब बहुत सक्रिय होंगी। हम शरिया व्यवस्था के तहत महिलाओं को हक तय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेगी। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तब कहा गया कि तालिबान ने शासन करना सीख लिया है। उन्हें कूटनीति और नए दौर की सच्चाई समझ में आ चुकी है। इट्स ए गुड तालिबान। उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। मौका दिया भी गया।
पूरे भरोसे के साथ, लेकिन तालिबान का दावा एक बहुत बड़ा छलावा साबित हुआ। कुछ दिनों तक लड़कियों को पढ़ने लिखने और महिलाओं को काम करने की आज़ादी दी गई, मगर जल्दी ही उन्हें स्कूल और दफ्तरों को से वापस लौटाया जाने लगा। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक हेगल की वो कहावत है, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री एंड वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, माने इतिहास से हमने यही सीखा कि हमने कभी इतिहास नहीं कुछ नहीं सीखा। ये पंक्ति अफगानिस्तान में कई बार धरातल पर उतरी है। मार्च 2022 में तालिबान ने ऐलान किया कि लड़कियों को स्कूल जाने दिया जाएगा। बच्चियां अपना बस्ता और उम्मीद लेकर स्कूल पहुंची, तब उनसे कहा गया कि 5वीं से ऊपर की लड़कियों को वापस लौट जाएं। अक्टूबर 2022 में लड़कियों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की इजाजत दी गई, लेकिन उन्हें अपनी पसंद का विषय चुनने का परमिशन नहीं था। लड़कियां पत्रकारिता, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, वेटनरी मेडिसिन और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई नहीं कर सकती थी, जबकि लड़कों पर ऐसा कोई रोक नहीं था। इस भेदभाव के बावजूद लड़कियों ने भारी संख्या में एग्जाम में हिस्सा लिया। वो सिर्फ इस बात से खुश थी कि उन्हें पढ़ने का मौका तो मिलेगा, उन्हें क्लास के दायरे में अपनी बात रखने और सवाल पूछने और जवाब मांगने का अवसर हासिल होगा। 20 दिसंबर को उनका ये भी सपना टूट गया। तालिबान ने यूनिवर्सिटीज में लड़कियों की एंट्री पर फुल बैन लगा दिया है। दावा यह है कि उन्हें पढ़ने के लिए पर्याप्त महिला टीचर्स नहीं है और अलग अलग क्लासरूम की व्यवस्था भी नहीं है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक बैन जारी रहेगा। अमेरिका, यूएन समेत कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तालिबान के फैसले की आलोचना की है। तालिबान के लंगोटिया दोस्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस ऐलान पर निराशा जताई है, लेकिन तालिबान अपने फैसले पर अड़िग है। उसके विरोध में सोशल मीडिया पर #लेट हर लर्न चलाया जा रहा है। अफगानिस्तान में कुछ जगहों पर छिटपुट प्रोटेस्ट भी हुआ, लेकिन तालिबान अधिकारियों ने जल्द ही जगह को खाली करा लिया। तालिबान लड़कियों को पढ़ाई के खिलाफ क्यों है? इसकी एक वजह तो शरिया कानून की व्यवस्था से जुड़ी है। तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा ने नवंबर 2022 में पूरे देश में शरिया कानून का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया था। इसी के तहत दिसंबर 2022 में पहली बार स्टेडियम में मौत की सजा दी जाने की घटना सामने आई थी। 1996 से 2001 तक चले तालिबान के पहले शासन में इस तरह की सजा आम थी। उस दौरान लड़कियों की पढ़ाई पर पूरा बैन लगा हुआ था। 2001 में तालिबान को गद्दी से उतार दिया गया। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2018 के बीच अफगानिस्तान में स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों की संख्या में 20 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पढ़ाई करने के बाद कई लड़कियां मेयर बनी, उन्हें सरकारी हिस्सेदारी पेश की और सरकारी दफ्तरों में काम किया, अफगानिस्तान का भविष्य तय करने लगी। तालिबान कानून में ये सब हराम है। उनका मानना है कि महिलाओं को घर की दीवारों और बुर्के के पीछे सिमटे रहना चाहिए। इसीलिए शासन में आते ही उन्होंने अपना मॉड्स ऑपरेंडी को लागू करना शुरू कर दिया, जब वे अपने पुराने स्वरूप में वापस लौट चुके हैं। ये तो ही पहली वजह। दूसरी वजह दुनिया भर में से मिल जाएगी। नफरत और धर्म की राजनीति करने वाली सरकारें और सत्ताधीश कभी नहीं चाहते कि उनकी जनता पढ़ लिख कर उनसे सवाल पूछ सके। वो अपनी जनता की सोच को बनावटी और फर्जी धाराओं के कैद करना चाहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तालिबान हो या कोई भी दूसरी लोकतांत्रिक सरकार में ये दिख जाएगा। मसलन अभी ईरान को ही देख लीजिए, वहाँ हिजाब के विरोध में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को अलग अलग तरीके से ठिकाना लगाया जा रहा है। ईरान सरकार का ज्यादा फोकस महिलाओं पर है। तालिबान इस तरह की संभावनाओं को सिरे से मिटाने के फिराक में है और वो काफी हद तक इसमें कामयाब भी हो रहा है। ये तो हुई वर्तमान की बात। अब थोड़ा इतिहास भी जान लेते हैं। अतीत में अफगानिस्तान में महिलाओं की क्या स्थिति थी? साल 1926 की बात है, जब अफगानिस्तान में अमानुल्लाह खान का शासन था। वो चाहते थे कि अफगानिस्तान भी दुनिया के साथ साथ तरक्की करे। उनकी पत्नी क्वीन सोराया ने अफगानी औरतों से कहा, ये मत सोचिए कि केवल आदमियों को ही देश की सेवा करने की जरूरत है, औरतों को भी इससे हिस्सा लेना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे औरतों ने इस्लाम के शुरुआती वर्षों में लिया था। हमें भी अपने देश के विकास के लिए योगदान देना है और ये बिना शिक्षा के मुमकिन नहीं है। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होना है ताकि हम देश को अपनी सेवा दे सके। अमानुल्लाह के दौर में ही औरतों के लिए नया ड्रेस कोड लाया गया, जो काबुल में औरतों को परमिशन देता था कि वो अपने चाहे तो पर्दा करे और उन्हें वेस्टर्न कपड़े पहनने की भी आज़ादी दी गई। उस वक्त अमानुल्लाह ने कहा था कि धर्म में ये जरूरी नहीं कि औरतें अपने हाथ, पैर और चेहरे ढके। 20वीं सदी की शुरुआत से ही अफगानिस्तान में महिलाओं की आज़ादी और विकास को लेकर काम शुरू कर दिया गया था।
अफगानिस्तान में औरतों को 1919 में ही वोटों का अधिकार मिल गया था, जबकि अमेरिका ने औरतों को वोटिंग का अधिकार 1920 में दिया था। उस दौरान में अफगानिस्तान में औरतों को कपड़ों, पढ़ाई, नौकरी को लेकर रोक टोक नहीं था। 1923 में औरतों को शादी की पसंद को लेकर कानूनी अधिकार मिल गए थे। 1928 में अफगानिस्तान की औरतों का पहला ग्रुप तुर्की में स्कूल अटेंडेंट करने गया। 1940 से 50 के बीच बड़ी संख्या में औरतें नर्स, डॉक्टर और टीचर्स बनी। 1959 से 1965 के बीच सिविल सर्विस में भी औरतों की एंट्री हुई। काबुल की सड़कों पर स्कर्ट पहनी लड़कियों की तस्वीरें आम थीं। 1966 से 71 के बीच अदालतों में 14 महिला जज अपॉइंट हुई। 1960 के आंकड़े बताते हैं कि अफगानिस्तान में औरतों की कुल जनसंख्या का 8% हिस्सा पैसे कमाने लगा था। फिर आया साल 1979। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में आक्रमण कर दिया। कठपुतली सरकार बैठाकर क्रांति का नाम दे दिया। इससे अमेरिका चिढ़ गया। अमेरिका ने सोवियत यूनियन के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए गुप्त ऑपरेशन चलाए। अमेरिका में कट्टर इस्लाम विचारधारा वाले मुजाहिदीनों को तैयार किया। उन्होंने सोवियत यूनियन को हरा दिया। 90 के दशक में अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार बनी। इस बीच मुजाहिदीनों के अलग अलग ग्रुप सत्ता पाने के लिए लड़ने लगे। इन्हीं में से एक ग्रुप कांधार शहर के उन धार्मिक छात्रों का भी था जिन्हें लोग तालिब बुलाते थे, लेकिन इस ग्रुप को एक लीडर की जरूरत थी। तालिब ग्रुप को 90 के दशक की शुरुआती वर्षों में ही अपना लीडर मिल गया, जिनका नाम था मुल्ला मोहम्मद उमर। बाद में ग्रुप का नाम पड़ा तालिबान। तालिबान ने कहा कि वो देश को इस्लामिक राज्य पर कायम करेंगे। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और यहाँ से अफगानिस्तान की औरतों का बुरा वक्त शुरू हो गया। सत्ता में आते ही तालिबान ने औरतों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी, जैसे लड़कियों को स्कूल जाने पर, उनकी शिक्षा पर रोक लगा दी गई। औरतें बाहर जाकर काम नहीं कर सकती थी। औरतें अकेले घर से बाहर निकल नहीं सकती थी। उनके साथ किसी मेहरम का होना जरूरी होता है, माने उसके साथ परिवार के किसी पुरुष का होना जरूरी था। औरतों का पर्दा करना लाजिम कर दिया गया। वो घर के बाहर ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती थी जिससे उनके शरीर का कोई अंग दिखे। महिला मर्द डॉक्टर से चेकअप तक नहीं करवा सकती थी। वे राजनीतिक में शामिल नहीं हो सकती थी। तालिबान के बनाए इस नियमों का पालन करने पर औरतों को सबके सामने बुरी तरह पीटा जाता था। लड़कियों को अगर उसके परिवार वाले स्कूल भी भेज देते तो परिवार वालों को मारा जाता था और उसकी हत्या कर दी जाती थी। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। इस बार फिर अफगानिस्तान में कठपुतली सरकार बनी। 2004 में अफगानिस्तान का संविधान बना। औरतों को कई तरह के अधिकार मिले। कई स्कूलों के दरवाजे लड़कियों के लिए खुल गए। औरतों ने दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया, लेकिन समय के साथ फिर से तालिबान की पकड़ मजबूत होती गई और साल 2021 में उसने सत्ता में वापस कर ली। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि पहले तो तालिबान औरतों की आज़ादी की बात करता रहा, लेकिन अब उसने फिर से एक बार शिकंजा को कसना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्री नेदा मोहम्मद नदीम दस्तखत वाला एक पत्र सभी सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालयों को जारी किया गया। इसमें लिखा है, अगली सूचना तक महिलाओं को विश्वविद्यालय जाने से निलंबित किया जाता है। इस आदेश को तुरंत लागू किया जा रहा है। इस फैसले को लेकर लंबे समय से तालिबान के नेताओं में गहमागहमी चल रही थी। बीबीसी ने अपने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ऑफ द रिकॉर्ड कुछ तालिबानी नेताओं ने कहा कि वो लड़कियों को शिक्षा दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक महीने से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि तालिबान सरकार महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय का प्रतिबंध लगाएगी, जो अब दिख रहा है। तालिबान अपने फैसलों के लिए शरिया कानून की आड़ लेता है। उसका कहना है कि शरिया में लड़कियों की शिक्षा से वंचित रखा गया है। ये सवाल कई बार हमारे सामने आता है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? दुनिया में और भी इस्लामिक देश है जहां औरतों को पढ़ने लिखने और काम करने की आज़ादी है। तो क्या तालिबान जिस इस्लाम और शरिया का अनुसरण करता है वह उन देशों से अलग है? क्या वाकई इस्लाम में औरतों की शिक्षा पर रोक लगाई गई है? इस विषय पर मुजाहिदीन गाजी, जो तंसीफ अकेडमी के सचिव है, वो कहते हैं, इस्लाम में शरिया के मुताबिक मर्द और औरतों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया है। इस्लाम पढ़ने के लिए ये इजाज़त नहीं देता, बल्कि उसके लिए मोटिवेट भी करता है। दुनिया के सभी मुसलमानों का जो स्टैंड है वो इसी बात पर एक हो जाता है। तालिबान ने अपने तर्क में जो तर्क कम और कुतर्क ज़्यादा लगते हैं, जब भी तालिबान धर्म और पवित्रता की बात करता है तब ये सवाल उठता है कि उन्हें ये ठेकेदारी किसने दी?
क्या तालिबान लड़कियों की ज़िंदगी तय करना ही उनका हक है?